अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने जो है वो टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ तक पढ़ लिया था, जिसमें मुख्तलिफ हेडिंग्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, तकरीबन 8 हेडिंग्स थी कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत किस किस तरह से एजेंसी जो है टर्मिनेट हो जाती है। कल की क्लास में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं कि कब एजेंसी को तसव्वुर किया जाएगा कि वो ख़त्म हो गई या टर्मिनेट हो गई। देखिए जी, कुछ नहीं पूछना किसी को, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एजेंसी को कब टर्मिनेट किया हुआ तसव्वुर किया है। देखिए, जब बात एजेंट के नोटिस में आ जाएगी ना, तो हम तसव्वुर करेंगे कि अब एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो गई है, जब भी बात एजेंट के नोटिस में आ जाए। ठीक है, हम तसव्वुर करेंगे कि एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो गई है। यही बात लिखी हुई है, एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इज इफेक्टिव only when it becomes known to the agent, and so far as a third party are concerned, termination of agency takes effect when it is made down to them। कह रहे हैं कि एजेंसी जो है वो टर्मिनेट की हुई कब तस्वुर की जाएगी, जब वो एजेंट के नोटिस में आ जाए और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के लिए। क्योंकि बाद औकात ऐसा होता है कि आप एजेंसी टर्मिनेट कर देंगे, एजेंट के नोटिस में आ जाएगी, एजेंसी खत्म भी हो चुकी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको थर्ड पार्टी एक्ट के लिए बाइंड कर सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी को नोटिस नहीं गया। तो ये भी जरूरी होती है कि थर्ड पार्टी को नोटिस दे दिया जाए। जैसे कि आगे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इन केस टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय रिवोकेशन of agent's authority, the agency comes to an end as between the principal and the agent, not from the moment of posting the letter of revocation, but from the time the agent receives the letter of revocation। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो थे वो प्रिंसिपल थे और मिस्टर बी जो थे वो एजेंट थे। मिस्टर ए उनको 10 जनवरी को एक लेटर लिखते हैं, जो मिस्टर बी को 12 जनवरी को मिलता है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन के एजेंसी को रिवोक किया जा रहा है। और रिवोकेशन आपको पता है कि टर्मिनेशन का ही एक मेथड है। ठीक है, ये एजेंसी उस तारीख से टर्मिनेट नहीं होगी जिस दिन पोस्टल ट्रांसमिशन में लेटर गया है 10 जनवरी को। ये एजेंसी टर्मिनेट होगी जिस दिन एजेंट को लेटर मिलेगा, मतलब 12 तारीख। ठीक है, तो कभी भी पोस्टिंग डेट पे एजेंसी टर्मिनेट नहीं होती। अगर आप रिवोकेशन लेटर लिख रहे हैं, एजेंसी टर्मिनेट कब होती है, जब वो लेटर रिसीव होता है। Although after receiving the letter of revocation, the agent authority end, but he can still bind the principal towards the third party if the third party do not know the fact of termination of agency. Thus, the principal must also give a public notice regarding the fact of termination of agency to make termination effective with third parties as well। वो बात यही कह रहे हैं कि ठीक है, जिस दिन लेटर मिलेगा एजेंट की अथॉरिटीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एजेंसी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी के लिए आपको बाउंड कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि थर्ड पार्टी के नोटिस में भी ये बात लाई जाए। जब ही नॉर्मली एजेंसी को जब टर्मिनेट किया जाता है, तो ये इवन न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी दे दिया जाता है कि पब्लिक नोटिस कि फला शख्स अब मेरे मजीद एजेंट नहीं रहे। ठीक है, even when the agency is terminated automatically by the death, insanity or insolvency of the principal। देखें, वो तो ऊपर वाला जो था वो एजेंसी टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट था कि म्यूचुअली आप एग्री कर रहे हैं, एक्ट ऑफ पार्टी दे के वो आप एग्री कर रहे हैं नोटिस ऑफ रिवोकेशन देके। अब क्या है, अब जो है वो कौन सा है, टर्मिनेशन बाय लॉ। इवन व्हेन द एजेंसी इज टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली बाय लॉ, मतलब प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, इंसेन हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, knowledge of the agent is essential for completing termination as between him and the principal, and knowledge of the third party is essential for making termination effective as between the third party and the principal। अब बात कर रहे हैं कि एजेंसी अगर प्रिंसिपल की डेथ या इंसेनिटी की वजह से हो जाए, कि वो पागल वगैरह हो जाए, तो एजेंसी थर्ड पार्टी के उसमें टर्मिनेट हो जाएगी। जब थर्ड पार्टी की नॉलेज में बात आएगी तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में खत्म होगी, और जब एजेंट की नॉलेज में बात आएगी तो एजेंट के और प्रिंसिपल के बीच में एंड हो जाएगी। मतलब उस वक्त भी एजेंट के नोटिस में बात आना बहुत जरूरी है टर्मिनेशन को खत्म करने के लिए, अगर थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करती है तो।
क्या हो गया भाई, कौन सा बटन दब गया ये उससे? ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, सर थर्ड पार्टी और एजेंट का नोटिस में अगर प्रिंसिपल का नोटिस नहीं आए तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी? सर थर्ड पार्टी और एजेंट के नोटिस में नहीं, देखिए एजेंट के नोटिस में आना तो बहुत ही जरूरी है बात। एजेंट को नोटिस मिलेगा तो ही एजेंसी टर्मिनेट होगी, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगी। उसकी नॉलेज में आना बात बहुत जरूरी है। नोटिस मतलब नॉलेज, उसकी नॉलेज में आना बात बहुत जरूरी है। और थर्ड पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है आपने एजेंसी एजेंट के लिए तो टर्मिनेट कर दी, लेकिन थर्ड पार्टी आज भी आपको समझ रही है कि वो आपका एजेंट है, तो वो होल्डिंग आउट के थ्रू एजेंसी क्रिएट रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसको भी टर्मिनेट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि आप वहां पे थर्ड पार्टी के भी नोटिस में दे दें, तो दोनों के नोटिस में आना जरूरी होती है एजेंसी टर्मिनेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप एजेंट को सिर्फ देंगे, ठीक है एजेंसी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने एक्ट से आपको बाउंड कर सकता है। आपने पढ़ा है ना, लाइबिलिटी अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। फिर है इररिवोकेबल एजेंसी। देखिए जी, ऊपर जितनी भी एजेंसीज होती हैं, कुछ एजेंसी रिवोक की जा सकती हैं, कुछ रिवोक की ही नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन भी जो होता है वो दर हकीकत किस चीज के लिए होता है? एजेंसी की टर्मिनेशन के लिए होता है। तो कुछ एजेंसियां रिवोक की जा सकती हैं और कुछ एजेंसियां रिवोक नहीं की जा सकती हैं। अब कौन कौन सी एजेंसियां रिवोक नहीं की जा सकती, उनको हम कहते हैं इररिवोकेबल एजेंसी। कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो रिवोक नहीं की जा सकती? तो पहली तो वो यही है, वेयर द एजेंसी इज कपल्ड विद द इंटरेस्ट। जहां पे आप एजेंट का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व करवा दें, वो एजेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर बी को उनके उधार के पैसे वापस देने थे। मैंने मिस्टर बी को उनके उधार के पैसे वापस देने थे। अब पैसे थे नहीं, मैंने मिस्टर बी को कहा कि भाई तुम एक काम करो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको सेल आउट कर दो, और जो भी सेल प्रोसीड्स आए ना, इसको बेच के जो भी पैसा है अपने उधार काट के मुझे वापस दे देना। ये बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने उनके इंटरेस्ट को कपल करा दिया अपने इंटरेस्ट के साथ, कि प्रॉपर्टी बिक रही है, उनका इंटरेस्ट क्या, उनका उधार मिल रहा है। अगर ऐसा काम मैं कोई कर देता हूं तो ये एजेंसी फिर मैं रिवोक नहीं कर सकता। यही बात इसमें ही मेंशन है, वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, द एजेंसी इज सेड टू बी कपल्ड विद द इंटरेस्ट। कि जब एजेंट का अपना, देखिए जैसे मेरी एग्जांपल में क्या हुआ था, एजेंट का अपना इंटरेस्ट आ गया कि घर बेचना है तो मैं अपने उधार के पैसे इस शख्स से ले लूंगा। इसी तरह हुआ क्या कि एजेंट का जब भी सब्जेक्ट मैटर में अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए, तो हम कहते हैं ये इंटरेस्टिंग एजेंसी जो है ये कपल्ड हो गई है एजेंट के अपने इंटरेस्ट के साथ, और फिर ये बन जाती है इररिवोकेबल एजेंसी कि आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरेस्ट का कपल होना है ना, ये एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एजेंसी ऑलरेडी बन गई है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट उसमें कपल्ड हो रहा है, तो वो एजेंसी रिवोक हो जाएगी। इररिवोकेबल एजेंसी सिर्फ तभी होगी जब जब एजेंसी क्रिएट हो रही हो, उसी वक्त आपका इंटरेस्ट उसके साथ कपल कर दिया जाए। अगर आफ्टरवर्ड्स आपका इंटरेस्ट उसके साथ कपल हो रहा है एजेंट का, तो फिर वो इररिवोकेबल एजेंसी नहीं है, वो रिवोक की जा सकती है। तो ये एक बड़ी जरूरी बात है। और दूसरी एक और बात बड़ी जरूरी है कि ये एजेंसी प्रिंसिपल की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी के बाद भी टर्मिनेट नहीं होती। ये एजेंसी अपना टाइम या बिजनेस कंप्लीट करती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखें, जब भी किसी एजेंसी में एजेंट का इंटरेस्ट कपल करा दिया जाए, तो वो इंटरेस्ट ही कभी भी एजेंसी कभी भी टर्मिनेट नहीं की जा सकती। इररिवोक
नहीं की जा सकती। टर्मिनेशन मतलब इररिवोकेबल है, रिवोक नहीं की जा सकती, वापस नहीं ली जा सकती। ठीक है, किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए आपके पास आते हैं, कहते हैं यार मेरे उधार के पैसे दे दो। ठीक है, आप कहते हैं मेरे पास उधार के पैसे तो नहीं है, लेकिन ये कि मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, तुम उसको सेल आउट करो, और जब तुम वो सेल आउट कर लोगे तो जो उससे जो सेल प्रोसीड्स आएंगे, उसको बेच के जो पैसे आएंगे, तुम उसमें से अपना उधार ले लेना। अब ये आपने क्या करा, ये बेसिकली आपने उनको एज एजेंट ही अपॉइंट कर लिए, लेकिन आपने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी उनका इंटरेस्ट भी कपल करा दिया अपने प्लॉट के अंदर। जब भी एजेंट का सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट आ जाए तो समझ जाओ ये एजेंसी कपल्ड बाय इंटरेस्ट हो गई है। लेकिन जरूरी बात क्या है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आना चाहिए। ऐसा ना हो एक ऑलरेडी एजेंसी क्रिएट थी, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो आपके लिए प्लॉट सेल आउट करता है, आप हाउसिंग का बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो आपके लिए प्लॉट सेल आउट करता है, प्लॉट खरीदता भी है। अब उसके कुछ पैसे आपके ऊपर बाकी थे, तो आपने कहा कि यार ये वाली जो जमीन बिकेगी ना, अब जो तुम अगली जमीन बेच रहे हो इसमें से तुम्हारे पैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज कर रहे हैं जो आप आफ्टरवर्ड्स कर रहे हैं, तो वो सीधी सी बात ये है कि उसमें उसका इंटरेस्ट, या वो आपको, आपने उसको ऑलरेडी एक जमीन बेचने को दी हुई, आप हाउसिंग का काम करते हैं, आपने उसको ऑलरेडी एक जमीन बेचने को दी हुई थी, उसके पिछले किसी जमीन के पैसे आप पे रहते थे, वो आया आपके भाई यार पैसे दो, उसने कहा यार जो तुम्हें ऑलरेडी एक जमीन बेचने के लिए दी हुई है ना, चलो इस बार बिके तो उसमें से तुम पैसे ले लेना पहले। ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी एजेंसी ऑलरेडी क्रिएट थी, आपकी एजेंसी ऑलरेडी क्रिएट थी, अब आप उसका इंटरेस्ट उसमें कपल करा रहे हैं, तो ये एजेंसी रिवोकेबल है, आराम से रिवोक हो जाएगी, इसमें उसको जरूरत नहीं है कि उसका इंटरेस्ट कपल। इंटरेस्ट कपल वाली एजेंसी कौन सी कहलाएगी, कब कहलाएगा, जो इरिवोकेबल होगी, जब एजेंसी क्रिएट हो रही हो उस वक्त ही उसका इंटरेस्ट आप कपल करा दें। ठीक है, इसमें हुआ हुआ क्या था, आपने प्लॉट की फाइल उसको ऑलरेडी दी हुई थी, लेकिन जब वो अपने पैसों के लिए आपके पास आया, आपने कहा यार जो तुम्हें ऑलरेडी फाइल दी हुई है ना, अब जब वो बिक जाए तो उसमें से तुम अपने पैसे ले लेना। ठीक है, या उसका ऑलरेडी टोकन वोकन हो गया, आप कह रहे हैं कि भाई जब वो उसके पैसे आएंगे उसमें से ले लेना, लेकिन ये काम सारे ऑलरेडी दिए हुए थे। लेकिन अगर कोई शख्स आता है और उसको आप क्रिएशन ऑफ एजेंसी के इस तरह से इंटरेस्ट कपल कराते हैं सब्जेक्ट मैटर में, तो फिर वो कहलाती है एजेंसी बाय एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट एंड इट्स इरिवोकेबल। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते वक्त ये डिसाइड हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो आ रही है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे बनती है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है, तो उसी वक्त ये डिसाइड होना चाहिए, मतलब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आपने उसका इंटरेस्ट कपल कराना है। और अगर आपने उसका इंटरेस्ट उस वक्त कपल नहीं कराया, बाद में कराया, तो फिर वो एजेंसी रिवोक की जा सकती है। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट उसी वक्त कपल हो गया जिस वक्त एजेंसी क्रिएट हो रही है, तो फिर वो इरिवोकेबल एजेंसी है। और ये प्रिंसिपल की डेथ, इंसेनिटी वगैरह के बावजूद भी टर्मिनेट नहीं होती, अपना बिजनेस या टाइम पूरा करती है। when revocation would cause the agent personal loss। ठीक है, कोई भी ऐसी एजेंसी जो एजेंट को पर्सनल लॉस पहुंचाने लगे, वो एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती। ठीक है, कोई भी ऐसी एजेंसी जो एजेंट को पर्सनल लॉस पहुंचाने लगे, वो एजेंसी कभी भी रिवोक नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे कि where the agent has in pursuance of his authority contracted a personal liability, the agency becomes irrevocable and the person cannot revoke the authority unilaterally. This is so because the principal cannot be permitted to defeat rights already established। जो भी एजेंसी एजेंट को पर्सनल लॉस पहुंचाएगी वो रिवोक नहीं की जा सकती, वो रिवोक नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि मतलब क्या है कि जिसमें भी एजेंट के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी आ जाए, क्योंकि देखिए हमने यही पढ़ा है कि एजेंट के हर एक का जिम्मेदार कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। अगर किसी एजेंसी में एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और फिर आप एजेंसी उस दौरान रिवोक कर रहे हैं, तो ऐसी एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अथॉरिटी दी है कि आपका एजेंट जो है वो अपने नाम से गुड्स उठाए और आगे सेल आउट कर दे, ठीक है, या आपके एजेंट के पास आपके कुछ पैसे पड़े हुए थे, आपने उसको बोला तुम मार्केट से गुड्स उठा लो और जो पैसे पड़े हुए हैं उसमें से पे ऑफ कर देना।
एजेंट ने मार्केट से गुड्स उठा ली। अब जो एजेंट ने मार्केट से गुड्स उठाई हैं, अपने नाम पे उठाई, तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। कर्जदार तो उसको पकड़ेंगे अगर वो पे नहीं करेगा। तो आज आप एजेंसी रिवोक नहीं कर सकते कि भाई आप मेरे पैसे दे दें, वो आप जाने और कर्जदार जाने, नहीं, ये काम आप नहीं कर सकते, लॉ ने मना किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोविजन ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड हो गया है, एक राइट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया, उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने एजेंट को क्या कहा था कि आप अपने नाम से गुड्स उठा लें और मेरे जो पैसे आपके पास पड़े हुए वो आप उसको पे ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब जब उसने गुड्स उठा ली, परचेज कर ली, तो अब आप एजेंसी रिवोक कर रहे हैं कि नहीं जनाब मेरे पैसे आप वापस दे दें, मैं ये एजेंसी वापस लेना चाहता हूं। अगर ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं तो बेसिकली देखें हो क्या रहा है, पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट किसकी हुई है, एजेंट की हुई है। कल को कर्जदार किसके घर पे जाएंगे, एजेंट के घर पे जाएंगे। ठीक है, ऐसा काम हो रहा है जिससे एजेंट को पर्सनली लॉस हो रहा है, और ऐसी किसी भी एजेंसी को आप टर्मिनेट या रिवोक नहीं कर सकते जिसमें एजेंट को पर्सनल लॉस होने लगे। ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट के वक्त डिसाइड हो। देखिए ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो एजेंट तो आपका था, ये बाद में भी अगर डिसाइड हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एजेंसी कभी भी पर्सनल लॉस नहीं पहुंचाए एजेंट को। अगर आपकी अथॉरिटी के बाद आपने अथॉरिटी दी थी और उसने कोई पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट कर ली अपने ऊपर, तो जरूरी है कि पहले आप वो पर्सनल लायबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद आप एजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी एजेंसी ऐसे रिवोक नहीं कर सकते, क्योंकि देखें लॉ जिस प्रिंसिपल में बना है वो क्या है, जस्टिस, इक्वालिटी। ठीक है, क्या हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो अगले को नुकसान हो रहा है, उसकी पर्सनल लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं और जिसपे उसको पकड़ा जाएगा। इस वजह से लॉ ने कहा है कि कोई भी अगर एजेंट ऑथराइज था और उसने पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट करी है प्रिंसिपल के कहने पे, तो ऐसी सूरत हाल में जब तक वो लायबिलिटीज वगैरह पे नहीं कर सकेगा, वो एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता। अच्छा जी, when the authority has been partly exercised by the agent, कि जब भी एजेंट किसी भी अथॉरिटी को पार्टली एक्सरसाइज कर ले, पार्टली रह जाए, तो भी एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता। Where the agent has partly exercised his authority, it becomes irrevocable so far as regards such acts and obligation as arise from the acts already done in the agency। कोई भी एजेंसी में अगर आपने एजेंट को एक राइट दिया हुआ था और वो उसको पार्टली एक्सरसाइज कर लेता है, ठीक है, पार्टली एक्सरसाइज कर लेता है, तो उस एजेंसी को भी टर्मिनेट आप नहीं कर सकते। ठीक है, देखें लिखा है, इसी के इलस्ट्रेशन में आ जाए, A authorized B to buy 100 bales of cotton on account of A। A ने B को अथॉरिटी क्या दी कि 100 bales of cotton आप बाय करें A के अकाउंट पे, एंड टू पे फॉर इट आउट ऑफ A's मनी रिमेनिंग इन B हैंड, और जो मेरे पैसे B के पास रखे हुए, एजेंट के पास रखे हुए, उसमें से आप उसको पे कर दिएगा। B buys 100 bales of cotton in A's name and so as not to tender himself personally liable for the price। देखिए अब हुआ क्या है, ऊपर वाली हेडिंग और इस हेडिंग में फर्क पता है क्या है? ऊपर वाली में एजेंट पर्सनली लायबल हो रहा था, ठीक है, इस वाली हेडिंग में वो पर्सनली लायबल नहीं हो रहा। हुआ क्या कि उसको प्रिंसिपल ने कहा कि आप जो है 100 बिल्स ऑफ कॉटन परचेज करें, ये वीडियो आ रही है आप लोगों के पास, क्योंकि मेरे पास शो होना बंद हो गई है, आवाज और वीडियो आ रही है, ठीक है। देखें हुआ क्या, हुआ ये कि ऊपर वाले में क्या हो रहा था, पर्सनली लायबल हो रहा था, वो अपने नाम पे खरीद रहा था और उस वक्त आप एजेंसी को रिवोक करना चाह रहे थे, तो ये लॉ ने मना कर दिया कि ऐसी कोई भी एजेंसी आप रिवोक नहीं कर सकते जिसमें उसको पर्सनली लॉस हो रहा हो। तीसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में ये हो रहा है कि जब भी एजेंट पार्टली कोई अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर ले, मतलब कुछ पार्ट वो यूज कर ले, कुछ पार्ट रह जाए, तो जब तक वो दोनों पार्ट पूरे नहीं करेगा आप एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकते। किस तरह से,
प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज करा कि तुम मेरे नाम पे 100 बेल्स ऑफ कॉटन परचेज कर लो और जो पैसे तुम्हारे पास मेरे रखे हुए उनमें से पे ऑफ कर दो। एजेंट ने बिल्कुल ऐसा ही करा, उसने प्रिंसिपल के नाम पे परचेज करा और जो पैसे उसके पास रखे हुए थे उसमें से उसे पे करना था, लेकिन अब तक उसने पे नहीं करा, लेकिन क्योंकि क्रेडिट पे परचेज करा, लेकिन उसने परचेज किसके नाम पे करा है? पर्सनल प्रिंसिपल के नाम पे। अब इसमें देखिए हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि एजेंट लायबल नहीं हुआ पर्सनली, लायबल प्रिंसिपल ही हुआ है, लेकिन एजेंट को अथॉरिटी क्या मिली थी कि तुम गुड्स को परचेज करो और मेरे जो पैसे रखे उनमें से पे ऑफ करना, ये थी कंप्लीट। उसने अभी पार्टली एक्सरसाइज करी और उसने क्या करा, सिर्फ परचेज करी है, पेमेंट नहीं करी। तो पेमेंट वाली अथॉरिटी को भी आप रिवोक नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनली सॉरी, आप इसमें क्या करेंगे, आपने उसको, उसने आपके अकाउंट पे जो परचेज कर लिए बिल्स ऑफ कॉटन, आप परचेज करने वाली अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्ट ऑलरेडी डन हो गया है, ठीक है, उसने एक्सरसाइज कर लिया है। लेकिन पेमेंट करने वाली अथॉरिटी को आप रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखा होता है ए ऑथराइज सॉरी वेयर द एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज अथॉरिटी इट बिकम्स इररिवोकेबल सो फार एज रिगार्ड सच एक्ट्स एंड ऑब्लिगेशन एज अराइज फ्रॉम एक्ट्स ऑलरेडी डन इन द एजेंसी। हुआ क्या, ए ऑथराइज बी टू बाय 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन अकाउंट ऑफ ए and to pay for it out of A's money remaining in B hand. B buy 100 bales of cotton in A's name and so as not to render himself personally liable for the price. A cannot revoke B authority so far as regards buying the cotton, but can revoke B authority to pay for the cotton. क्योंकि वो कॉटन परचेज कर लिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भले वो डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन उसने ऑर्डर कर दिया है, सारी चीजें कर दी हैं, तो अब आप उसकी कॉटन परचेज करने वाली अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकते। हाँ, पेमेंट वाली को आप रोक सकते हैं, क्योंकि कॉटन परचेज करने वाली उसने पार्टली एक्सरसाइज कर ली है। फॉर एग्जाम्पल 100 बेल्स ऑफ कॉटन दी, 500 डिलीवर्ड हुई, बाकी के 500 अब तक नहीं हुई, और आप उसकी अथॉरिटी पहले से लेना चाह रहे हैं कि अब ये मजीद परचेज नहीं करे, आप नहीं ले सकते जब तक कि वो खुद भी एग्री ना हो जाए, ठीक है। तो जरूरी है कि वो पार्टली अगर कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज कर लेता है तो जरूरी होता है कि वो अथॉरिटी अब उसको कंप्लीट करने दी जाए। पेमेंट अभी उसने देना स्टार्ट ही नहीं करी थी, तो पेमेंट वाली अथॉरिटी को आप रिवोक कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे आके आपका एजेंसी खत्म हो गया है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एंड हो गया है। अगर कुछ पूछना है तो इससे लिंक पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। पेमेंट वाली अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी तो पैसे खुद प्रिंसिपल देगा, क्योंकि प्रिंसिपल के नाम पे ही परचेज किया था, ठीक है। देखें, सिलेबस में जो परसेंटेज है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शायद 35% है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है। बाकी जो एक्ट है वो बहुत छोटे हैं और वो 10% है, तो फिर वो जल्दी हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तकरीबन आप अगर एमसी कुच्चल की किताब देखेंगे ना, तो आधी किताब पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बाकी किताब पे इतने सारे एक्ट हैं जो आपके कोर्स में भी नहीं है। आपके कोर्स में तो आप सेल ऑफ गुड्स है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और पार्टनरशिप है, बस 3 और है। ये शायद 35 या 45% जो वेटेज है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है आपके सिलेबस में से। नहीं भाई, ये दिसंबर में एंड नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसी कोई वो दी नहीं गई, क्योंकि दिसंबर तक तो आपके जो आवर्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं होंगे। ये 90 आवर्स का कोर्स था, 18 आवर्स आपके आ रहे हैं पर मंथ, तो ये तो कंप्लीट होगा नहीं दिसंबर तक। हाँ, अगर मुझे मैनेजमेंट ने कहा तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस रख के करा दूंगा।
दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाए शायद, लेकिन अगर आपको पेपर दिसंबर में बीच में देना है तो उसमें तो शायद ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने दिसंबर में पेपर देना होता तो नवंबर तक कोर्स एंड कराना होता है। बहरहाल सवाल मैंने कहा था आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिंक पूछ लें, आप लोग तो दूसरे जर्नल क्वेश्चन पूछने लगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एजेंसी से अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लें, चले नहीं पूछना आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नया एक्ट है हमारा, डेफिनेशन, एक मिनट एक क्वेश्चन है जी नेक्स्ट वीक। हाँ ये अच्छा याद दिलाए, नेक्स्ट वीक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेस्ट भी है। मैं आपको उसको सैटरडे को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको आराम से बैठ के संडे को सॉल्व कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि पहले आप पूरा पढ़ लें और फिर उसको सॉल्व करें और फिर मुझे भेज दें, ताकि फिर हम उसको एक दिन क्लास रख के वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे कि क्लास में टेस्ट के एमसीक्यूज को क्या आपने किस तरह से करना चाहिए थे और आपने क्या करे। अच्छा उसमें केस स्टडीज भी हैं आपके नॉर्मल, जी ये जो नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है ना कमिंग अप, भाई इसमें आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसमें मुख्तलिफ तरीके से एमसीक्यूज होंगे, आपके केस स्टडीज भी हैं और दूसरे भी हैं, लेकिन उनको ध्यान से देखिए। केस स्टडीज के लिए सबसे पहले तो आपको जो पूरे 15 चैप्टर हैं इनके नेम बड़े पक्के याद होने चाहिए, ठीक है। जब आपको नेम याद होगा आप केस को थोड़ा पहचानेंगे किस चैप्टर पे से आया है, तो आपको फील हो जाएगा कि वहां की किस हेडिंग से ये लिंक कर रहा है, ठीक है। तो हेडिंग्स तो आपको समझ लें सारी पक्की याद होनी चाहिए। बाकी आपने कॉन्सेप्ट हर हेडिंग का लिया हुआ, इसी तरह से केस स्टडी सॉल्व करनी है। जैसी केस स्टडी आए सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि किस चैप्टर से लिंक है, ठीक है। आपको एक दफा चैप्टर का पता चल जाता है, एक्ट का तो पता चल ही जाता है, एक्ट तो आराम से पता चल जाता है, चैप्टर का आपको पता चल जाता है तो आप फिर अंदर की हेडिंग में झांकना आसान हो जाता है। अगर स्कैटर वे में ढूंढेंगे तो आपको परेशानी होगी। अच्छा जी, पार्टनरशिप एक्ट हमारा नया एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, जो कि पार्टनरशिप का नाम जो है, जो आप लोगों के लिए भी पुराना नहीं है, कॉमन सी टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज करते रहते हैं हम लोग। अच्छा कुछ अगर कोई बीकॉम किया हुआ बच्चा बैठा हुआ है तो शायद उसने पढ़ी हुई भी होगी पार्टनरशिप, खैर इंटर वालों ने भी पढ़ी हुई होगी, सेकेंड ईयर में कोर्स का पार्ट भी था अकाउंटिंग में। तो जो इंटर कॉमर्स वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी होगा इसकी अकाउंटिंग को। बाकी पार्टनरशिप क्या है, क्या क्या इसके राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, पार्टनर्स की आपस में क्या लाइबिलिटी होती है, किस तरह से वो डील करते हैं, पार्टनरशिप खुद क्या होती है, फर्म क्या होती है, ये तमाम चीजें, क्या आप उसका नाम क्या रख सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसी एक्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जो कि 1 अक्टूबर 1932 को आया था और फिर वो इफेक्टिव हो गया था 1933 से। लेकिन पार्टनरशिप की डेट आपने यही याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1932, ठीक है, क्योंकि ये कहलाता भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अच्छा जी, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द पाकिस्तान पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग वे। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। देखिए इन्होंने क्या कहा कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के दरमियान जो एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे और मिल के बिजनेस करेंगे, या तो मिल के करेंगे या कोई भी एक उन सब के बिहाफ पे कर रहा हो। ये तो इसका तर्जुमा है। नहीं, पार्टनरशिप की डेट बिल्कुल पेपर में आ सकती है एमसीक्यूज में। ये जो एक्ट की क्रिएशन डेट होती है ना, कि वो एक्ट कब आया था, कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, कब कब इनटू फोर्स था, तो वो डेट्स पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। इसी तरह टोटल सेक्शंस कितने, सेक्शन वाइज नहीं आएगा लेकिन टोटल सेक्शन कितने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये भी पेपर में आ सकता है। एजेंसी का सेक्शन कहां से कहां तक थे, ये पेपर में चीज आ सकती है। हर सेक्शन नहीं आएगा लेकिन टोटल सेक्शन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एजेंसी के सेक्शन कहां तक, अगर आप याद करें तो पहली क्लास में ये चीज डिस्कस भी हुई थी, ठीक है। तो टोटल सेक्शन वही चीज हो गई, डेट क्या हुई, ये बिल्कुल पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, और क्योंकि ये बड़ी आसान सी बात है, और दूसरी बात आपको ये पता भी होनी चाहिए ना
तो अगर पार्टनरशिप की बात करूं कि किस ईयर में आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1932 में आया था। ये बिल्कुल एमसीक्यूज में आ सकता है। हाँ, हर उसके लिए जो सेक्शन आ रहे होते हैं, जैसे कि इसमें सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये चीजें नहीं आ सकती, ठीक है, ये वाले सेक्शन नहीं, लेकिन टोटल सेक्शन तो आपको पता होने चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट में कितने सेक्शन हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है लोगों के दरमियान जो कि एग्री करते हैं कि बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस को शेयर करेंगे, जो कि कोई एक बंदा बिजनेस चला रहा होगा सबके बिहाफ पे, या सब मिलके भी उसको चला सकते हैं। अब देखिए यहां पे बेसिकली जो रिलेशन का वर्ड है ना, ये रिलेशन के वर्ड से मुराद है एसोसिएशन, ठीक है, ये हम बारी बारी आगे पढ़ेंगे। अब अगर इस डेफिनेशन को देंगे तो इसमें से 4 पॉइंट निकल लें। एक तो क्या हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, सॉरी 5 पॉइंट निकल लें। एक क्या हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही वजूद में आएगी, ठीक है। दूसरी बात, दो लोग या दो से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, सिंगल बंदा कभी भी अपना पार्टनर नहीं हो सकता, वो सोल प्रोप्राइटर होता है, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। तीसरी बात, जो कि एग्री करेंगे एक बिजनेस के ऊपर, कि वो कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे होंगे। अगर 4 लोग ऐसे ही मिलके बैठ गए तो हम उनको पार्टनरशिप नहीं कहते, वो बिजनेस करना उनका जरूरी होता है। फिर उनका एक और ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रॉफिट को शेयर भी करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट को शेयर भी करेंगे। फिर मजीद एक बात लिखी हुई है कि कोई भी एक सबके बिहाफ पे भी काम कर सकता है। पार्टनरशिप की एक खास बात है कि भले जरूरी नहीं है सारे पार्टनर काम करें, कोई भी एक जो है पूरा बिजनेस रन कर सकता है सबके बिहाफ के ऊपर। तो अब बारी बारी इन पांचों एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, जो कि उसकी डेफिनेशन से ही बाहर आए, जो कि आप कह लें एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप है। देखिए जी, कॉन्ट्रैक्ट पहला है, कॉन्ट्रैक्ट कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप जब भी कायम होगी पार्टनरशिप डीड होगी, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपको स्टेटस, ऑपरेशन ऑफ लॉ या इनहेरिटेंस में मिलती है, वो पार्टनरशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए और बी दो भाई हैं, इनको एक प्रॉपर्टी विरासत में मिल रही है, ठीक है, ये उस प्रॉपर्टी को विरासत में ले ली इन्होंने, इनको वाले साहब की डेथ के बाद मिल गई, तो ये क्या है? ये पार्टनर थोड़ी है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम द स्टेटस, ऑपरेशन ऑफ लॉ और इनहेरिटेंस, ठीक है। कि ये क्या है, आपको अगर एक माँ बाप का बिजनेस था, ठीक है, वो बच्चे को मिल गया, मुख्तलिफ बच्चों को मिला, अब वो भी आपस में पार्टनर नहीं है, वो अपने अपने शेयर अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। इट डज, पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू में ही होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इसका बकायदा। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम द स्टेटस, ऑपरेशन ऑफ लॉ और इनहेरिटेंस, दस एट द डेथ ऑफ द फादर who was partner in the firm, the son can claim share in the partnership property but cannot become a partner unless the and he enters into a contract for the same with other person, ठीक है जी। कह रहे हैं कि देखें, क्योंकि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वजूद में आती है, तो इसी तरह अगर किसी के वालिद की डेथ हो जाती है जो कि किसी बिजनेस में पार्टनर थे, तो जो बच्चा है वो अपने वालिद का शेयर क्लेम कर सकता है कि मेरे वालिद का जो आपके बिजनेस में शेयर लगा था वो आप दे दें। लेकिन देखिए, वो पार्टनर एंटर नहीं हो सकता, वो पार्टनर सिर्फ ही उसी सूरत होता है, आगे हम पढ़ेंगे एक सिचुएशन होती है जहां पे वो पार्टनर एंटर हो सकता है कि तमाम पार्टनर का कॉन्सेंट शामिल हो, ठीक है, और बिजनेस के लिए बेहतरी हो, तो हम उसको सिर्फ पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं, सारे पार्टनर का। ये बड़ी जरूरी बात है, मेजॉरिटी नहीं, सारे अगर कॉन्सेंट देंगे, हाँ ठीक है आप इसको अपॉइंट कर ले, बिजनेस के लिए जरूरी है, तो ठीक है। लेकिन क्यों, अदरवाइज क्या होगा, वो अपना शेयर क्लेम कर सकता है, वो पार्टनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। तो अगर कोई चीज आपको इनहेरिटेंस में मिल रही है तो वो बेसिकली पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप के लिए जरूरी होता है कि भाई वो जो है आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि नॉर्मली जो फैमिली बिजनेस होते हैं, वो जो फैमिली रन कर रही होती है, उनके भी आपस में बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो वो भी पार्टनर्स नहीं होते, वो भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होते अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट एज अ पार्टनर नहीं बना हुआ तो।
तो वो अपने आप को पार्टनर नहीं कह सकते, क्योंकि वो रिलेशन जो बिजनेस में मिल रहा है वो बेसिकली स्टेटस के थ्रू मिल रहा है। कि आपका स्टेटस था, आप सारे भाई थे, एक ही फैमिली थी, तो वो आपका स्टेटस था, वो पार्टनरशिप नहीं थी। तो बात यही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप है, कि उसकी बुनियाद है। वो भले एक्सप्रेस हो कॉन्ट्रैक्ट या इंप्लाइड हो, ओरल हो या रिटर्न हो, लेकिन उसका होना जरूरी है। बुनियाद है वो पार्टनरशिप की, फाउंडेशन जो है पार्टनरशिप की कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। भले एक्सप्रेस बने, इम्प्लाइड बने, ओरल बने, रिटर्न बने, इससे लॉ को कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस जरूरी है। ठीक है, तो पहली बात तो यही आ गई। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। देखिए, वर्ल्ड एसोसिएशन और वर्ल्ड रिलेशन में ना फर्क होता है। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन क्या मतलब कि देखिए, एसोसिएशन का फर्क ये होता है कि अगर एक एलिमेंट गिरेगा, एक एलिमेंट में फर्क आएगा, तो दूसरे में भी फर्क आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्राइस और डिमांड का रिलेशन। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन, वो बेसिकली एसोसिएशन हो रही है, वो रिलेशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिलेशन से एक से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता है, एसोसिएशन से पड़ता है। किस तरह से? प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। ये दर हकीकत क्या है? ये एसोसिएशन है, कि एक एसोसिएशन में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो एसोसिएशन में आपको ये अदर देन वर्ड बता रहा हूं, पार्टनरशिप एक्ट। यहां पे तो मायने रिलेशन के ही हो रहे, लेकिन वैसे मैं आपको अदर देन पार्टनरशिप बता रहा हूं। Since partnership is the result of a contract, at least two persons are necessary to constitute a partnership. The Partnership Act does not mention anything about the maximum number of persons. देखिए, सबसे खूबसूरत बात पार्टनरशिप एक्ट की यही है कि इसमें पार्टनर्स की मैक्सिमम तादाद नहीं लिखी। ठीक है, इसमें पार्टनर की मैक्सिमम तादाद नहीं लिखी हुई। मैक्सिमम तादाद कहां से पता चली? कंपनी एक्ट 2017 से। पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, अब वो कंपनी एक्ट 2017 बन गया है। वहां से हमें पार्टनर्स की मैक्सिमम तादाद पता चलती है। मैक्सिमम तादाद पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी नहीं लिखी हुई। ठीक है, since partnership is the result of contract, at least two persons are necessary to constitute a partnership. The Partnership Act does not mention anything about the maximum number of partners. ठीक है, the Company Act 2017 lays down the partnership consisting of more than 10% for banking business and 20% for any other business would be illegal. ठीक है, कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर आपके बैंक की सूरत में 10 होने चाहिए और अदर बिजनेस बैंक के अलावा आपके 20 होने चाहिए। ठीक है, हैज दिस शुड बी रिगार्डेड एज द मैक्सिमम लिमिट टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो इसी को पार्टनरशिप एक्ट ने मान लिया कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हैं, जो कि कंपनी एक्ट ने क्वांटिटी बताई। लेकिन देखिए, अब जो है, अब कोई भी बैंक जो है ना, वो अदर देन कंपनी फॉर्म नहीं हो सकता पार्टनरशिप की सूरत में। ठीक है, जो नया वो है ना, उसमें ये 10 वाला मसला भी खत्म हो गया है। अब कोई भी बैंक अदर देन कंपनियां फॉर्म कर ही नहीं सकते। अगर आपने बैंक बनाना है तो जरूरी है कि उसको आपने कंपनी ही रजिस्टर्ड कराना है, वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक और बात इसमें देखें, ओनली पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्योंकि पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट की ही है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही वजूद में आती है, तो जरूरी है कि जो लोग कॉम्पिटेंट होंगे वही पार्टनरशिप का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने मजीद लिखा, पर्सन मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों को शामिल कर लिया। नेचुरल पर्सन जैसे कि मैं और आप हैं, या आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी है। A company may being an artificial legal person enter into a contract of partnership if authorized is memorandum of association to do so. Even there could be a partnership between a number of companies. देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि पहली बात उन्होंने करी कि देखिए, मैक्सिमम नंबर उन्होंने हमें बता दी कि 20 होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने करी कि भाई कोई भी शख्स जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टनरशिप में आ सकता है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों लोग हो सकते हैं। नेचुरल से मुराद मैं और आप हैं, और आर्टिफिशियल से मुराद बेसिकली कंपनी की बात है। देखिए, कंपनी हमने पढ़ा था डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में, लेकिन वहां क्या पढ़ा था कि कंपनी सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को उसके मेमोरेंडम ने इजाजत नहीं दी थी।
उसके आइन ने इजाजत नहीं दी हुई। कंपनी का एक आइन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अगर कंपनी का मेमोरेंडम इजाजत देता है कि कंपनी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत से पार्टनर का स्टेटस हासिल कर लेती है। मुख्तलिफ कंपनी भी बीच में पार्टनरशिप बना सकती हैं एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अगर उनके मेमोरेंडम आपस में इजाजत देते हैं। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप जो है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए कंपनी की खास बात ये होती है वो हर चीज अपने नाम से कर सकती है, ठीक है। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म ऐसा नहीं कर सकती कि दूसरी किसी जगह पार्टनरशिप में एंटर हो जाए, नहीं हो सकती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन जो है आई ऑफ लॉ में सिर्फ कंपनी है। तो कंपनी अगर उसका मेमोरेंडम इजाजत देता है तो वो भी पार्टनरशिप में आ सकती है, ठीक है, उसको भी आप पार्टनर बना सकते हैं। हाँ, अगर मेमोरेंडम इजाजत नहीं देता तो फिर वो नहीं बन सकती। और बाकी नेचुरल पर्सन जो भी कॉम्पिटेंट होगा वो पार्टनरशिप करने के काबिल है। नहीं, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नंबर ऑफ पर्सन डिसाइड नहीं है। ये जो हमें क्वांटिटी मिलती है ये कंपनी एक्ट 2017 में लिखी हुई है 20 की। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कहीं भी नंबर ऑफ पार्टनर्स डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त पार्टनरशिप बनती थी, जरूरत नहीं पड़ी थी कंपनी की। ये तो मार्केट रिक्वायरमेंट्स की वजह से हमने बाद में देखा ना कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि होता क्या था, लोगों के बिजनेस कायम होते थे, ठीक है, लोगों के बिजनेस कायम होते थे और बिजनेस कायम होने के बाद क्या होता था, वो उनकी मौत के साथ खत्म हो जाते थे, ठीक है, या खराब हो जाते थे या टूट जाते थे, ऐसी मुख्तलिफ चीजें होती थी। आपने एक अकाउंटिंग में चीज पढ़ी होगी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। मैं आसान अल्फाज में बता दूं, वैसे तो बड़ी है लेकिन मैं आसान आपको बताऊं तो क्या होगी। हम, मेरा बिजनेस आज भी है कल भी होगा, हम यही सोच के बिजनेस करते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दर हकीकत पार्टनरशिप या सोल पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन के फॉलोवर होते हैं, ठीक है, कि ये एक अजम्पशन ले रहे हैं कि बिजनेस कल मौजूद होगा। कंपनी दर हकीकत खुद गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती है कि कंपनी मौजूद रहती है। क्या P&G जिसने लगाई थी, जिस ऑनर ने, आज वो जिंदा है? प्रॉक्टर और गैम्बल? नहीं। यूनिलीवर जिन्होंने लगाई थी, क्या वो जिंदा है? नहीं, लेकिन उनकी कंपनी कायम है, ठीक है। तो बड़ा फर्क होता है कंपनी और पार्टनरशिप वगैरह में। तो इसीलिए उस वक्त रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, हमें नहीं, तो लॉ बनाने वालों ने उस वक्त जो भी थे उन्होंने पार्टनर्स की तादाद को डिफाइन नहीं करा, उन्होंने सोचा नहीं था कि इससे आगे भी हमें किसी एंटिटी की जरूरत पड़ सकती है, किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस की जरूरत पड़ सकती है। कंपनी मार्केट रिक्वायरमेंट की वजह से फिर इंट्रोड्यूस करानी पड़ी कि भाई कोई ऐसी फॉर्म भी हो, क्योंकि बिजनेस चलते भी रहते हैं बाद औकात, या हम चला के रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते बिजनेस कभी खत्म हो, तो इस वजह से कंपनी आई थी और उसने फिर वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाई कि यहाँ पे तक पार्टनरशिप होगी, इसके बाद अगर आप मजीद पार्टनर बढ़ाएंगे तो आप जो है वो कंपनी में रजिस्टर, अब कंपनी में नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कितने भी रख लें आप। शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जो जिसके पास शेयर होता है वो कंपनी का ऑनर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास P&G का शेयर है, मैं उसका ऑनर हूं, मैं उसके ऑनर में से एक हूं, ठीक है। Carrying on of business. The third essential element of a partnership is that the parties must have agreed to carry on business. The term business is used in the widest sense and includes every trade, occupation or perform. ठीक है जी, कहते हैं कि भाई ये भी जरूरी है कि वो सब मिलके एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जरूरी है। बिजनेस में ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वो बिजनेस कर रहे हो। अगर वो कोई चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। आगे ये लिखा है, इफ द पर्पस इज टू कैरी ऑन सम चैरिटेबल वर्क इट नॉट विल नॉट बी अ पार्टनरशिप। Similarly, if a number of persons agree to share the income of a certain property or to divide the goods purchased in bulk amongst themselves, there is no partnership. And such partnership cannot be called partners because in neither case they are carrying on a business. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी थी आपकी, आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, आप और आपका भाई उस रेंट को आधा आधा बांट रहे हैं, ये पार्टनरशिप नहीं है, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कि कुछ गुड्स हैं, आप अगर बल्क में खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं, आपको पता है आप अगर नॉर्मल रिटेलर से परचेस करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा,
लेकिन आपको ये पता है कि होलसेलर सस्ता देगा, लेकिन मसला ये है कि फिर उससे होलसेल में परचेस करना पड़ेगा एक बड़ी क्वांटिटी में, बल्क में। तो अगर आप अपने पड़ोसी के साथ मिलकर सिर्फ वो खरीदने जा रहे हैं बल्क में और आपस में बांट रहे हैं, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग आपस में कोई बिजनेस नहीं कर रहे मिलके। जरूरी है कि मिलके एक बिजनेस किया जाए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत जरूरी एलिमेंट है कि पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना चाहिए। सिर्फ चीजों को शेयर कर लेना ये कभी भी पार्टनरशिप नहीं होती। जरूरी है कि मिलके एक बिजनेस करें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक अलग काइंड ऑफ बिजनेस है। जैसे कंपनी है, सोल पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है। 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, उनमें से एक वो भी होती है जिसको आपने अगर इंटर कॉमर्स में पीओसी में आपने पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपने पढ़ा होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। चौथा, दिस एसेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड्स दैट द एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस मस्ट बी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। तो ये आपका वो मसला भी हल हो गया कि पार्टनरशिप के लिए ये भी जरूरी है कि प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट दी एंड बिजनेस नहीं होती। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप पढ़ेंगे, जो उसमें एसईसीपी में डिफाइन है, वो ये है कि कोई भी चीज जो आप कल्चर को, सोशल गैदरिंग्स को, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स वगैरह के लिए कर रहे हैं, उसको वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसको वो एज अ बिजनेस नहीं ले रहे होते, क्योंकि फिर उसको वो मुख्तलिफ रिलीफ देते हैं टैक्स वगैरह के, बाकी चीजें तो, लेकिन उसमें वो शर्त रखते हैं कि जो भी चीज आप कल्चरल इन चीजों को प्रमोट करने के लिए करें, उनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लकब देते हैं, वो सॉरी स्टेटस देते हैं, वरना वो नहीं देते। उन्होंने बाकायदा डिफाइन किया हुआ है एसएससीपी ने, ठीक है। कंपनी एक्ट में भी डिफाइन है कि भाई इन चीजों को आप सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करा सकते हैं, इसके अलावा आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। आप जाके कंपनी एक्ट जब आप सेमेस्टर 4 में देखेंगे तो वहां पे आप बाकायदा सेक्शन पढ़ेंगे कि यही सिर्फ रिपोर्ट हो सकते हैं जो कि गैदरिंग्स को, सोशल कल्चर, इन चीजों को प्रमोट करने वाली चीजें होती हैं, वो कर सकते हैं आप। अदरवाइज एजुकेशन, बाकी चीजों को आप नहीं कर सकते नॉन प्रॉफिट। वो बिजनेस नहीं होता। लोगों ने बनाया हुआ है वो अलग बात है कि वो उसमें भी खूब कमा रहे हैं, लेकिन वो वैसे बिजनेस नहीं होता, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, the essential elements provide that the agreement to carry on business must be with the object of sharing profits among the all partners। कह रहे हैं कि ये भी जरूरी है कि जिस तरह आप आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट में तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आपका ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। उसका तो ऑब्जेक्टिव होता है चीजों को प्रमोट करने का, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी बाहर हो गया इस रेस से। पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एनी अंडर एनीथिंग अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, की कोई भी हरकत जो आप मुनाफा कमाने की गर्ज से करते हैं ना, वो बिजनेस होता है। बिजनेस का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। उसका अल्टीमेट गोल प्रॉफिट कमाना ही होता है, और किसी वजह से बिजनेस नहीं होता, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे कि आपने आपस में प्रॉफिट शेयर करना है। तो हमेशा पार्टनरशिप का ये एम होना चाहिए कि हम जो है वो आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है। अब उसमें शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, ये लॉ ने उनके ऊपर छोड़ा है, ठीक है। ये लॉ ने उनके ऊपर छोड़ा है कि आप कभी भी कोई भी प्रॉफिट रेशियो आपस में डिफाइन कर सकते हैं। इसमें लॉ ने आपके ऊपर कोई कैद नहीं रखी, आप जो चाहे आप डिफाइन कर लें, अलाउ है, ठीक है।
मजीद इसमें शेयरिंग ऑफ लॉसेस नॉट नेसेसरी। देखिए ऊपर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही थी, अब लॉसेस की बात कर लेते हैं। तो लॉसेस सारे पार्टनर शेयर करें ये जरूरी नहीं है। पार्टनर आपस में, ये लॉ ने इनको आजादी दी हुई है, डिसाइड कर सकते हैं। बहुत से पार्टनर ऐसे होते हैं वो बोलते हैं नहीं मैं सिर्फ प्रॉफिट में शेयरिंग लूंगा, मेरा लॉस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप में अलाउ हुआ है। To constitute a partnership, it is not essential that the partners should agree to share the losses. It is open to one or more partners to agree to bear all the losses of the business. The Act therefore does not seek to make agreement to share losses at a test of the existence of partnership. However, provides that the partners are entitled to share equally the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm, unless otherwise agreed. Thus, sharing of losses may be regarded as consecutional upon the sharing of profits, and where nothing is set to the sharing of losses, an agreement to share profit implies an agreement to share losses as well. It may be noted that even though a partner may not share in the losses of the business, yet his liability with outsiders shall be unlimited, because there cannot be a limited partnership in the country under the Partnership Act. ठीक है जी। पहली बात हमने ऊपर बात करी थी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। उन्होंने कहा कि देखिए जी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो तो पार्टनरशिप में बहुत जरूरी है कि जब भी आप बिजनेस करें उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्रॉफिट को शेयर करना है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट को शेयर के लिए उन्होंने बोला कुछ भी रेशियो से आप शेयर करें, लेकिन लॉसेस को शेयर करना उन्होंने कहा जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि तमाम पार्टनर लॉसेस को शेयर करें। ये बिल्कुल मुमकिन है कि कुछ पार्टनर ही लॉसेस को शेयर करें, कुछ ना भी करें। ठीक है, तो कभी भी आप पार्टनरशिप के टेस्ट में पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस को, लॉस को देखने के लिए नहीं लाते कि हम ये भी देखें कि भाई तमाम पार्टनर लॉस शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है कि नहीं है। नहीं, आप ये काम कभी भी नहीं करते। ठीक है, कि पार्टनरशिप की लॉसेस की शेयरिंग को देखना कभी भी टेस्ट नहीं है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। प्रॉफिट शेयरिंग हमने देखनी होती है, लॉसेस शेयरिंग हमने कभी भी नहीं देखनी होती कि ये पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, फिर दूसरा, लॉ ने मुख्तलिफ तरीके बताए। देखें पार्टनर आपस में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट अलग रेशियो से शेयर करें, लॉसेज अलग रेशियो से करें। मालूम हो रहा है 5 पार्टनर है, प्रॉफिट पांचों शेयर करते हैं, लॉस आपस में सिर्फ 3 पार्टनर शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लॉस साइलेंट है तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही, फॉर एग्जांपल आपने एग्रीमेंट में लॉ के लॉसेस के बारे में नहीं लिखा कुछ भी कि लॉसेस कैसे शेयर होंगे, तो फिर जो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे वही सेम आपके लॉस शेयरिंग रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, कि आपने लॉस भी वैसे ही शेयर करना है। इसी तरह प्रॉफिट है, अगर आपने आपस में कोई रेशियो डिसाइड नहीं करा कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉफिट के 3 हिस्से तुम लोगे, 2 हिस्सा मैं लूंगा, 1 हिस्सा मैं तुम लोगे, ठीक है, इस तरह से डिसाइड नहीं किया हुआ तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लॉ। लॉ ने कहा है फिर इक्वली आपस में बांट लो। लेकिन याद रखिएगा कभी भी शेयरिंग ऑफ लॉसेस को हम टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें इसमें मुख्तलिफ एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। हमेशा हमने टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे देखना है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये बड़ी काम की बात लिखी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट कंक्लूसिव टेस्ट। देखिए जी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एविडेंस तो है पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप का एविडेंस होता है, लेकिन कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है कि उसके ऊपर आप कंक्लूजन नहीं दे सकते। मतलब फॉर एग्जांपल आपको 4 लोग दिखे जिन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयर किया, तो आप कंक्लूजन नहीं दे सकते कि ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है। जरूरी है कि आप बाकी तमाम टेस्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एविडेंस तो हो सकता है पार्टनरशिप का, लेकिन इट्स नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। वो उसका एक कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है जिसकी बेस पे आप यही डिसाइड कर लें, किसी को सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हुए देखिए कि भाई यही जो है वो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल बाद औकात ऐसा होता है कि जो आपके एजेंट होते हैं, एजेंट भी रिम्यूनरेशन के साथ कमीशन परसेंटेज भी उनका डिसाइड हो जाता है। ठीक है, रिम्यूनरेशन के साथ भी उनका कमीशन परसेंटेज भी डिसाइड होता है कि उनको कमीशन भी मिलेगा। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में आपने देखा होगा, जो क्रेडिट कार्ड बनाने आते हैं ना सिर्फ इनकी तनख्वाह होती है कंपनी में एज ए एजेंट, बल्कि इनको कार्ड बनाने में कमीशन भी मिलता है। ठीक है, तो आप इनको पार्टनर नहीं कह सकते। या फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ें, अगर कोई आपका एम्प्लॉय था, आपका एजेंट था, उसको आपने प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज भी दिया हुआ है कि देखो तनख्वाह रिम्यूनरेशन तो तुम्हें मिल ही रहा है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग दूंगा, तो भी वो आपका पार्टनर नहीं है। या चले तनख्वाह को हटा ही दें, आपने उसको बोला है भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 2% तुम्हारा, अपने एजेंट को बोला हुआ है, तो भी वो आपका पार्टनर नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक बिजनेस चल रहा था,
एक बिजनेस चल रहा था, एक शख्स की उसमें डेथ हो जाती है, एक पार्टनर की, तो पार्टनर की बेवा को आज आप साल में प्रॉफिट में से कुछ शेयर दे देते हैं कि उसका गुजर बसर चल सके, वो भी आपकी पार्टनर नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमेशा एक एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप होता है, कभी भी कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है कि सिर्फ इसी की बेस पे आप कह देंगे ये पार्टनरशिप बिजनेस है। नहीं, नहीं कह सकते। आपने पूरा तमाम चेक करना है, ठीक है, तमाम टेस्ट को आपने देखना है। तो ये कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है कि इसकी बेस पे सिर्फ आप कंक्लूजन नहीं दे सकते कि 2 लोगों को आपने 4 लोगों को प्रॉफिट शेयर करते हुए सिर्फ देखा तो आपने कहा भाई ये पार्टनरशिप बिजनेस है। नहीं, इसकी बेस पे आप कंक्लूजन नहीं दे सकते। हाँ, ये एविडेंस है एक पार्टनरशिप का कि इसका होना जरूरी है, ये भी एक सबूत है कि जिससे देख के हमें पता चलता है कि हाँ यार ये बिजनेस पार्टनरशिप है। लेकिन हम कंक्लूजन सिर्फ इसकी बेस पे नहीं देते, हमने बाकी चीजें भी चेक करनी होती है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी देखें, डेफिनेशन में हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई भी एक शख्स या उसके बिहाफ पे, सॉरी, कोई सारे पार्टनर मिलके भी कोई बिजनेस कर सकते हैं या कोई भी एक शख्स जो है वो बाकियों के बिहाफ पे कर सकता है बिजनेस। तो ये एक म्यूचुअल एजेंसी कहलाती है कि हर पार्टनर जो है एक दूसरे का एजेंट है। हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल है, मतलब हर पार्टनर एक दूसरे के एक्ट का जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों की एक पार्टनरशिप एजेंसी पार्टनरशिप फर्म है, उनमें से कोई एक भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है बाहर तो वो बेसिकली पूरी फर्म को बाउंड कर देता है, ठीक है, वो पूरी फर्म को बाउंड कर देता है। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं जी। सारे रेजिडेंशियल्स का होना जरूरी है, क्योंकि सारे रेजिडेंशियल्स कहां से निकले, एक डेफिनेशन से ही तो निकले। तो डेफिनेशन का कंप्लीट होना जरूरी है, तो ही आप कहेंगे कि पार्टनरशिप है, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है, कि एक शख्स दूसरे शख्स का एजेंट है, हर कोई एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो ये भी एक म्यूचुअल एजेंसी के एक पार्टनर भी अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो उसके लिए पूरी फर्म बाउंड हो जाती है। फर्म बेसिकली क्या होती है, अभी हम आगे पढ़ लेंगे, कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर को कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी एक शख्स एग्रीमेंट करता है तो हम कहते हैं कि पूरी फर्म हमारी बाउंड हो गई है। यही बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी है कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, ठीक है, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। अच्छा, ये जो मैंने बात करी थी कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है ये एविडेंस है, कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है, इसको भी याद रखिएगा, ये बात भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है आप। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे आ जाए कि कब हम बोले कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। एज मस्ट बी क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, देयर इज नो सिंगल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, उन्होंने खुद ही कह दिया कि ऊपर वाले जितने भी आपकी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, जितनी भी डिस्कशन करी है, इससे क्लियर साबित होता है कि कोई भी पार्टनरशिप का सिंगल टेस्ट नहीं है। क्या आप बोले यार 4 लोग हैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, हम बोलते हैं पार्टनरशिप, हम नहीं कह सकते। 4 लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, मिलके कोई काम कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पार्टनरशिप है। क्या पता वो प्रॉफिट के लिए ना कर रहे हो, बिजनेस ना कर रहे हो, ठीक है, वो को ओनर्स हो, पार्टनर ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी सिंगल टेस्ट पार्टनरशिप का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन वन केस देयर मे बी अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट मे नॉट बी एनी बिजनेस। In the other case, there may be a business, but there may not be sharing of profit. In yet another case, there may be both and sharing of profit, but the relationship between person sharing of the profit may not be the principal and the agent. कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि बाद औकात बिजनेस हो रहा, प्रॉफिट ना हो रहा, तो हम नहीं कह सकते ये पार्टनरशिप है। बाद औकात प्रॉफिट शेयर हो रहा है लेकिन बिजनेस नहीं है, हम नहीं कह सकते ये पार्टनरशिप है। और बाद औकात ऐसा भी हो सकता है कि दोनों काम हो रहे हो, बिजनेस भी होता है, प्रॉफिट शेयर भी होता है, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी ना। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। एजेंट है तो हर पार्टनर एक दूसरे के एक्ट का जिम्मेदार है, ये चीज ना हो रही हो। एंड इन ईदर केस therefore there is no partnership, thus all the essential elements mentioned before must coexist in order to constitute a partnership। ठीक है जी, कह रहे हैं कि भाई कोई भी सिंगल टेस्ट नहीं है, ये ऊपर जो पांचों एलिमेंट आपने पढ़े हैं किसी भी बिजनेस में इन पांचों का होना जरूरी है, फिर आप कहेंगे कि जनाब ये जो है ये पार्टनरशिप फर्म है या पार्टनरशिप बिजनेस है। To emphasize this fact, sections expressly provide that in determining whether a group of a person is or is not a firm, or whether person is or is not a partner in a firm, regard shall be held to real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together।
Thus, the existence of partnership has to be determined with reference to the real intention of the parties, which must be gathered from all the facts of the case and showing the surrounding circumstances. यही बात वो कह रहे हैं कि देखें, अगर आपको किसी फर्म का पता करना है कुछ कि ये आप बिजनेस पार्टनरशिप है कि नहीं है, या कुछ लोगों का पता करना है कि आपस में पार्टनर है या नहीं है, तो आपने इन तमाम टेस्ट, जो भी टेस्ट ऊपर थे पांचों, उनको ऑल टुगेदर देखना है। कोई भी एक का होना या दो का होना पार्टनरशिप बिजनेस होने की जमानत नहीं देता। जरूरी है कि आपने सबका चेक करना है कि हाँ सारी चीजें इसमें मौजूद हैं कि नहीं है, तो ये पार्टनरशिप होती है। मजीद आ जाए, पार्टनर्स, फर्म या फर्म नेम, ये क्या क्या टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर पार्टनर्स। जो भी शख्स पार्टनरशिप बिजनेस में आ रहा है, अकेला है तो पार्टनर है, कलेक्टिवली पुकारते हैं तो हम कहते हैं फर्म। फर्म क्या है? कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर। बहुत सारे पार्टनर मिले में हम कह रहे हैं ये फर्म है। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस कैरिड इज कॉल्ड द फर्म नेम। और जिस नाम के तहत वो बिजनेस कैरी हो रहा है, हम कह रहे हैं बिजनेस का नाम है या फर्म का नाम है। ठीक है, तो पार्टनर कौन हो गया? जो बिजनेस में शामिल होता है। फर्म क्या हो गया? बहुत सारे पार्टनर, ग्रुप ऑफ पार्टनर। और जो फर्म का नाम है वो बेसिकली वो नाम है जिससे वो बिजनेस कैरी किया जा रहा है। ठीक है, a firm is not a separate and legal entity distinct from its member, it is merely a collective name of the individuals composing it। कह रहे हैं फर्म कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, वो जस्ट एक कलेक्टिव नेम है उन इंडिविजुअल्स का, उन पार्टनर्स का जो फर्म में शामिल। अगर सबको मिला के कॉल करना है तो आप फर्म कॉल करेंगे। कंपनी, लेकिन देखें, कंपनी जो है वो एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट। ठीक है, कंपनी जो है वो सिंगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। क्योंकि कंपनी की देखिए खास बात होती है ना, वो अपनी नाम से केस भी कर देती है, अपनी नाम से उस पर केस हो भी जाता है। दूसरा, वो जो लोग अपॉइंट करती है वो भी अपने नाम से करती है, सारी चीजें वो अपने नाम से कर रही होती है। तो कंपनी तो आई ऑफ लॉ में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मतलब अलहदा से कोई शनाख्त नहीं है, वो उसको उसके मेंबर से अलग नहीं किया जा सकता। कंपनी तो मेंबर से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पीएनजी के शेयर्स पड़े हुए, मैं उसका ऑनर हूं, लेकिन अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मेरे नाम से नहीं कर रही, अपने ही नाम से करी। देखें, इसमें मजीद बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म का नेम चूज करते वक्त कैसे आपने नेम चूज करना है? द पार्टनर आर फ्री टू चूज एनी नेम फॉर द फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रूल्स। सिर्फ इन रूल्स को देखते हुए आप कोई भी नाम अपनी फर्म का चूज कर सकते हैं। पहला, the name must not be identical or similar to the name of another existing firm doing similar business so as to lead confusion। कोई भी ऐसा नाम आप नहीं रख सकते जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस का है किसी दूसरे। ठीक है, मना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बर्गर किंग वो दोबारा नहीं रख सकते आप, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बर्गर लैब आप नहीं रख सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई भी नाम जो ऑलरेडी मार्केट में किसी बिजनेस का है वो आप नहीं रख सकते। क्योंकि देखें, अगर इस तरह की हरकत आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्गर लैब एक ऑलरेडी ओपन हुआ है मार्केट में, अगर आप भी एक बर्गर लैब बना के बैठ जाते हैं, इसको लॉ ने मना क्यों करा? इसको लॉ ने इसीलिए मना करा कि भाई ये अगले की गुडविल खराब करता है, उसको, उसकी रेपुटेशन को इंजर्ट करता है, उसका इमेज खराब कर रहा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल खराब खाना सेल कर रहे हैं उसके नाम से, तो उसका इमेज डाउन हो रहा है ना। लोगों को क्या पता कि आप अलग हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए लॉ ने कहा कि आप सिमिलर नेम नहीं रख सकते जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बिजनेस। जरूरी है आप नया नाम सोचें। दूसरा, द नेम मस्ट नॉट कंटेन वर्ड्स लाइक क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द सेक्शन अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट signified his consent to the use of such word as a part of the Pakistan part of the firm name by ordered in writing। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, भाई अपने कोई भी तुम वजीर आजम, किंग, इन सब के नाम नहीं रख सकते, या कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकते जो कि ये शो कराने लगे कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक कि तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट सिग्निफाई ना करे, अपना कॉन्सेंट ना दे उस चीज पे, तब तक तुम कोई भी ऐसा नाम यूज नहीं कर सकते जो आपको लगे कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? तो ये चीज भी आप कभी नहीं कर सकते। दो ही बातों का ध्यान रखना होता है। पहली तो यही है कि नेम आइडेंटिकल ना हो, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस का नाम उठा के आप नहीं रख रहे। दूसरी बात यही कि भाई कोई भी गवर्नमेंट के
रिजेम्बलेंस ना है आपकी, और दूसरा किसी किंग क्वीन वगैरह इस तरह के नाम आप नहीं रख सकते, तो ये मना है। अच्छा, ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। को ओनरशिप और पार्टनरशिप में कुछ फर्क होते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या क्या डिस्टिंक्शन है। देखें जी, इसको आप लोग रीड करिएगा, ठीक है, बल्कि या मैं ही पढ़ा देता हूँ, छोड़ो। The sharing of profits or of gross return arising from property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such person partner। ये तो वही बात लिखी हुई, हम कह रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है सिर्फ वो होने से हम नहीं कहते कि भाई ये फर्म जो है ये पार्टनरशिप बिजनेस है। Thus the mere fact that two or more persons own some property jointly does not mean that there exists a partnership. The sons of a father who inherit some property are not partners, even though the property were to be managed jointly and the income from it were to be shared। कह रहे हैं कि देखें, कभी भी सिर्फ प्रॉफिट शेयर होने से या कोई बिजनेस करने से हम पार्टनर नहीं कह देते। हमने तो ये पहले ही पढ़ा है कि तमाम टेस्ट होना जरूरी है। जैसे कि एक बाप की प्रॉपर्टी दो बच्चों को मिल गई विरासत में, और वो दो बच्चे उसको भले मैनेज भी कर रहे हैं और जो उससे रेंट वगैरह आ रहा है, इनकम आ रही है, उसको शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये पार्टनरशिप है, वो को ओनरशिप है, पार्टनरशिप नहीं है कि दो लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं और उससे जो पैसे आते हैं आपस में बांट लेंगे, ये को ओनरशिप है, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाती। तो इसमें मुख्तलिफ जगह डिफरेंस होते हैं को ओनरशिप और पार्टनरशिप के, इसीलिए लॉ ने अलग से बताया हुआ है, हम देख लेते हैं। A partnership can come into existence only when there is an agreement among person। पार्टनरशिप देखें, बात वही है कि तभी वजूद में आती है जब पांचों एलिमेंट्स होना जरूरी है, ठीक है। अब हम को ओनरशिप और पार्टनरशिप के फर्क देख लेते हैं। पहला, को ओनरशिप इज नॉट नेसेसरली द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। पहला फर्क तो ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि को ओनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू वजूद में आए। विरासत में तो आपको डायरेक्ट भी मिल जाती है, पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू ही वजूद में आएगी। दूसरा, को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व कम्युनिटी ऑफ प्रॉफिट और ऑफ लॉस। पार्टनरशिप डज, ये भी जरूरी नहीं है कि को ओनरशिप के अंदर प्रॉफिट या लॉस शेयर हो रहा हो, पार्टनरशिप में जरूरी कि प्रॉफिट शेयर हो रहा है। फिर क्या हुआ, आगे आ गया तीसरा पॉइंट, वन को ओनर can without the consent of the other transfer his interest to a stranger so as to put him in the same position as regard other owners as the transfer himself was before the transfer। फिर को ओनर का जो इंटरेस्ट है, जो को ओनर का शेयर है उस प्रॉपर्टी में या उस बिजनेस में, वो कभी भी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स उसको ट्रांसफर कर सकता है किसी भी थर्ड पार्टी को। सेल आउट भी कर सकता है, ट्रांसफर का मतलब सेल कर दे या ऐसे ही दे दे, ट्रांसफर कर सकता है। पार्टनरशिप में नहीं कर सकते आप, पार्टनरशिप में ऐसे खुद से आप नहीं कर सकते, वहां पे को ओनर में वो ट्रांसफर कर सकता है। तो पहला तो यही हो गया कि भाई एग्रीमेंट नहीं होता। दूसरा हो गया कि जरूरी भी नहीं है कि प्रॉफिट वगैरह शेयर हो रहा, पार्टनरशिप में तो जरूरी है। तीसरा, पार्टनरशिप में लाजमी होता है कि पार्टनर कभी भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। को ओनर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर को ओनर ट्रांसफर कर सकता है और किसी भी थर्ड पार्टी को एज अ को ओनर बना के बैठा सकता है, ठीक है। दूसरा, को ओनर एक दूसरे के एजेंट भी नहीं होते जिस तरह से पार्टनर आपस में होते हैं। को ओनर कभी भी एक दूसरे के इस तरह से एजेंट नहीं हो सकते, एक को ओनर कोई काम कर रहा है तो दूसरे को बाउंड हो जाए, नहीं, पार्टनर आपस में होते हैं क्योंकि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है। को ओनर, वन को ओनर हैज नो लीन ऑन द थिंग्स ओन्ड इन कॉमन फॉर आउटलेज और एक्सपेंसेस नर फॉर व्हाट मे बी ड्यू फ्रॉम द अदर्स एज देयर शेयर ऑफ अ कॉमन डेट, ठीक है। अ पार्टनर हैज, कोई भी जो कॉमन एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जरूरी नहीं है को ओनर पे उस पे लीन हो या उसके जो पैसे हैं, co-owner has no lien on the things owned in common for outlays or expenses, nor for what may be due from the others as their share of a common debt, ठीक है। a partner has, co-owner के पास कोई लीन भी नहीं हो सकता उस कोई भी कॉमनली शेयर्ड थिंग के अंदर, ठीक है। कि अगर इनकी कोई कॉमनली शेयर्ड थिंग है तो उसके ऊपर कोई लीन नहीं आता को-ओनर का, लेकिन पार्टनर के पास लीन होता है, ठीक है। लीन आपको पता है क्या होता है,
ठीक है, कि रिटेन कर लेते हैं आप पोजीशन का गुड्स का। को ओनर के पास ऐसा कोई नहीं होता कि अगर उसके दूसरों पे से पैसे निकल ले तो वो ये काम कर ले। अब पार्टनर है, पार्टनरशिप में होता है। फिर co-ownership not necessarily existing for the sake of gain and partnership existing for no other purpose. The remedies by way of account and पहली बात तो co-ownership में लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ गेन के लिए करी जा रही हो, लेकिन पार्टनरशिप के लिए जरूरी होता है कि पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट के लिए की जा रही होती है, गेन के लिए की जा रही होती है। The remedies by way of account and otherwise which one co-owner has against the others are in many points respect different from and less extensive than those which one partner has against his co-partner। ठीक है जी, कहते हैं कि को, एक मिनट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, को ओनर हो सकता है। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस की नहीं है, पार्टनरशिप मैंने आपको बताया ना कि पांचों टेस्ट को आपने देखना है। हो सकता है बिजनेस है, एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। को ओनर अलग चीज है, वो उसमें डिफरेंस है ना, वो बिना एग्रीमेंट के। पार्टनरशिप के लिए पांचों चीजों का होना जरूरी है, जो पांचों टेस्ट आपने पढ़े। छठा को ओनरशिप का क्या है कि नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर द सेक ऑफ गेन, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गेन के लिए की जाए, बट एंड पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग फॉर नो अदर पर्पस। और पार्टनरशिप के लिए तो जरूरी है भाई, वो गेन के लिए होती है। द रेमेडीज बाय वे ऑफ अकाउंट एंड अदरवाइज विच वन को ओनर हैज अगेंस्ट द अदर्स आर इन मेनी पॉइंट्स respects different from and less extensive than those which one partner has against his co-partner। ठीक है, कह रहे हैं कि the remedies by way of account and otherwise which one co-owner has against the others are in many important respects different from। कह रहे हैं कि जो रेमेडीज हैं को ओनर की ना पार्टनर्स के लिए, आपस के को ओनर्स के लिए, वो बहुत अलग होती हैं बनिस्बत पार्टनरशिप के। पार्टनर की बिल्कुल अलग होती है। एक तो कम होती है को ओनर की आपस में, पार्टनर्स की आपस में ज्यादा होती है। उनकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, लाइबिलिटीज भी होती हैं, आपस में सारी चीजें होती हैं, तो वो भी को ओनर की कम होती है। जो भी रेमेडी पार्टनर्स की जो रेमेडी होती है आपस में वो अलग है, लॉ ने उसको काफी एक्सटेंसिव किया हुआ है। लेकिन जो को ओनर है इनके आपस में ऐसी कोई सूरत नहीं है, काफी तौर बहुत सी जगहों पर अलग भी होती है और कम भी होती है। फिर इन डिफरेंसेस के साथ साथ ये मजीद पॉइंट है, ये आप देख लें जो हमने पढ़ने होते हैं। को ओनरशिप में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है को ओनर्स की, लेकिन पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट है। 10 बैंकिंग में, 20 दूसरी टाइप ऑफ बिजनेस में। ठीक है, को ओनरशिप में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। दूसरा, को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व द कैरिंग ऑन ऑफ अ बिजनेस बट अ पार्टनरशिप डज। फिर मजीद को ओनरशिप में ये भी जरूरी नहीं है कि कोई बिजनेस कैरी कर रहे हो, पार्टनरशिप में जरूरी होता है कि एक बिजनेस कैरी हो रहा होगा। A co-owner is entitled to demand partition of joint property in specie. A partner has no such right, he can only sue his co-partner for dissolution of the firm and account। अच्छा, को-ओनर के पास ये भी राइट होता है कि भाई वो कभी भी अपने हिस्से का शेयर डिमांड करे कि भाई मुझे जो विरासत में हम 4 भाइयों को प्रॉपर्टी मिली थी उसमें से मेरा हिस्सा आप लोग मुझे दे दें, वो दे देंगे। पार्टनर ये नहीं कर सकता, पार्टनर सिर्फ ये कर सकता है कि सूट फाइल करेगा कि ये बिजनेस खत्म करो। पार्टनर सूट फाइल करेगा कि ये बिजनेस खत्म करो, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड अकाउंट्स। वो कभी भी बीच में अपना शेयर नहीं मांग सकता, जरूरी है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का सूट फाइल करेगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं होते, ये आपके कोर्स का पार्ट है ही नहीं। लास्ट ये था कि को ओनर अपना शेयर डिमांड कर सकता है कि मेरे हिस्से की विरासत जो है वो आप मुझे दे दें, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी आप मुझे दे दें, अपना इंटरेस्ट निकाल सकता है बिजनेस से। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर जो है वो कभी भी अपना शेयर डिमांड नहीं कर सकता, वो सिर्फ कोर्ट पे सूट फाइल करेगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करें, इस फर्म को खत्म करें। और क्योंकि इस फर्म को खत्म करें, क्योंकि अगर वो अपना हिस्सा निकालेगा तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जब भी वो अपना हिस्सा निकालेगा पार्टनरशिप एंड हो जाएगी आप। ठीक है, तो वो सूट फाइल कर सकता है कि आप पार्टनरशिप खत्म करें और अकाउंट्स खत्म करें और मेरा हिस्सा मुझे दे दें। बाकी ये हिंदू फैमिली बिजनेस आपके कोर्स का पार्ट नहीं है।
इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड द कंपनी है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जी, मेन पॉइंट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ये इन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स निकाले हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहला तो रेगुलेशन एक्ट हो गया। पार्टनरशिप डील होता है एक्ट 1932 के तहत और कंपनी डील होती है 1956 के तहत। सॉरी, कंपनी एक्ट 2017 मेंशन करिएगा अब आप लोग, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। पहले तो ये कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, ये इंडिया का लिखा हुआ है, पाकिस्तान का बता रहा हूँ। पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, अब कंपनी एक्ट 2017 है, तो आप कंपनी एक्ट 2017 ही याद करिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो कंपनी में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ members in the case of a firm is fixed, thus banking के लिए 20, other business के लिए, but no such maximum limit is fixed in the case of public company। अच्छा, कंपनी में भी दो टाइप्स होती हैं भाई, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, ठीक है। अभी के लिए आप सुन ले, दो टाइप्स होती है, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है 50, लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे मेंबर्स बढ़ा सकते हैं। पार्टनरशिप में तो आपको पता चल गया, बैंकिंग में 10 हैं, अदर बिजनेस में 20 हैं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट कंपनी का भी फर्क होता है। पब्लिक कंपनी में आप जितने चाहे नंबर रखे, कोई मसला नहीं है, प्राइवेट कंपनी में 50 है। एंटिटी, पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अपने मेंबर से आप उसको अलग नहीं कर सकते। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल हर चीज अपने नाम से करती है, ठीक है। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। लाइबिलिटी, इन पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए जी, कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि कल को अगर बिजनेस के एसेट्स, डेट वगैरह उतारने के लिए जो बिजनेस में उधार है कम पड़े, तो पार्टनर्स के घर के एसेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो घर से पैसा लाएंगे, ठीक है। यही बात लिखी है, ईच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी and is personally liable for all the debts of the firm. In a company, on the other hand, a shareholder has limited liability, limited to the extent of unpaid amount on the shares held by him or the amount generated by him as to his contribution in the case the company is bound up, unless it is an unlimited company, which is an exception. Unlimited company एक exception है, उसको छोड़ दें, ठीक है। बात यह है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में अगर कल को बिजनेस कम पड़ गया उधार उतारने के लिए, तो पार्टनर को अपने घर से उनके एसेट्स को सेल आउट किया जाएगा, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में अगर वो कम पड़ गए तो पड़ गए, खत्म कहानी। शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं की जाती। अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स, इन पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज एन इम्प्लाइड टू बाइंड हिज को-पार्टनर बाय एक्ट डन विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, but in a company shareholder has no such authority, there being no mutual agency between various shareholders। देखिए, पार्टनरशिप में उन्होंने ये कहा कि हर पार्टनर की एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को भी बाउंड कर देता है, लेकिन कंपनी की सूरत में शेयर होल्डर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपने एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट करते फिर कंपनी के नाम पे, नहीं, उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती। पार्टनरशिप में उनके पास ये अथॉरिटी होती है। मैनेजमेंट की बात कर लें, मैनेजमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनीज की डिसीजन मेकिंग और दूसरी चीजों में, बिजनेस कैसा रन करना है, पार्टनर पार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में होता क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास शेयर है, तो होता क्या है, मैं ऑनर हूं, ठीक है। हम ऑनर क्या करते हैं, मिलके एक टीम को इलेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो लाजमी बात है हमारे बोर्ड से होती है एनुअल जनरल मीटिंग्स में, ठीक है। हम उनको इलेक्ट कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वो कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का पार्ट वो लोग बनते हैं, ऑनर हम लोग होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मैं अगर चाहूं कि मैं पीएनजी की मैनेजमेंट में हिस्सा लूं तो मैं नहीं ले सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो नुमाइंदे नॉमिनेट किए हुए, जो नुमाइंदे इलेक्ट किए हुए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी चलाएंगे। क्लियर? फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर तमाम पार्टनर एग्री ना हो, कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। He may of course assign his share in the partnership, but the assignee merely becomes entitled to financial benefit
इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर एंड डज नॉट बिकम अ पार्टनर अनलेस अदरवाइज अपर। वो इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, असाइन कर सकता है कि मेरे हिस्से का प्रॉफिट आप इनको दे दें। अब हिस्से का प्रॉफिट आप दे रहे हैं शख्स को, ठीक है, वो बेनिफिशियरी है, लेकिन वो बिजनेस में पार्ट नहीं ले सकता एज अ पार्टनर, ठीक है, अनलेस अदर मेंबर्स ऑफ द फर्म एग्री। अगर बाकी मेंबर्स एग्री कर जाएं, और बाकी जब एग्री कर जाएंगे तो फिर वो असाइन ही थोड़ी रहेगा, फिर तो वो पार्टनर बन जाएगा। मजीद पढ़े, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्स द प्रायर परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी अ शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज शेयर फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, पार्टनर तो देखिए अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर ही नहीं कर सकता जब तक तमाम पार्टनर एग्री ना हो। हाँ, वो इंटरेस्ट को असाइन कर देता है कि भाई मेरे जो प्रॉफिट तुम मुझे देते हो वो मिस्टर ए को देना, ठीक है, लेकिन मिस्टर ए डिसीजन मेकिंग इन चीजों में हिस्सा नहीं लेते मैनेजमेंट में। प्राइवेट कंपनी में ये होता है कि अगर आपने प्राइवेट कंपनी में शेयर्स वगैरह ट्रांसफर करने हैं तो प्राइवेट कंपनी में आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में तो आप फ्रीली अपना ट्रांसफर करें इंटरेस्ट, कोई आपसे नहीं पूछेगा। देखें, लॉस के लिए कौन आपका बेनिफिशियरी बनेगा। लॉस बेसिकली क्या होता है, जब भी लॉस होता है ना, तो लॉस का मतलब ये होता है कि उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी पूल हो रही है। लायबिलिटी पूल होने का मतलब ये होता है एसेट पे से ऑनर का राइट कम हो रहा है और आउटसाइडर्स का राइट बढ़ रहा है, ठीक है। लॉस किताब ऐसे खो नहीं जाता किताबों में, किताबों में उसका इंपैक्ट ये आ रहा होता है, ठीक है। तो वो कैसे ट्रांसफर होगा, वो तो ऑलरेडी जो आपका शेयर लगा हुआ है बिजनेस में वो उसी को रिड्यूस करेगा। लॉस बेसिकली क्या करता है, अगर आप अकाउंटिंग क्वेश्चन पे देखें ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, तो लॉस जब भी होता है बिजनेस को क्या करता है, आप देखते हैं एक तरफ एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ राइट्स होते हैं। राइट्स किस किस के होते हैं, आपके और आउटसाइडर के। तो जब लॉस होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, देखें जी, तो आप जब देखते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, तो वहां पे बेसिकली लॉस क्या हो रहा होता है। लॉस जब भी आपको होता है, आप देखते हैं कि एक तरफ एसेट्स है, एक तरफ राइट्स है, जो कि आउटसाइडर और इनसाइडर के, ऑनर या लायबिलिटी के। तो लॉस जब होता है तो होता क्या, एसेट में से आपका राइट कम होता जाता है और लॉस आउटसाइडर का राइट बढ़ता जाता है, क्योंकि जब भी एक्सपेंस इनकर होता है तो उसके अगेंस्ट में या तो पेमेंट कैश का आउटफ्लो होता है या लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आउटसाइडर का राइट बढ़ता जाता है, तो आउटसाइडर का राइट बढ़ने का मतलब क्या है, आपका कैपिटल कम हो रहा है, तो लॉस उसको आप कैसे दे सकते हैं, उसका तो पैसा लगा ही नहीं है बिजनेस में, पैसा आपका लगा है, आपने अपना हिस्सा उसे असाइन किया हुआ है। तो जब लॉस होता है ना, तो बेसिकली वो आपका कैपिटल कम करता जाता है, ठीक है जी। फिर आपके पास है अगला ऑडिट। द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इज अ लीगल नेसेसिटी बट इट इज नॉट इन सो इन सच केस ऑफ अ पार्टनरशिप कैरिंग ऑन अ बिजनेस, ठीक है जी। अब इसमें एक लिमिट है, ये मैं आपको बता दूंगा कल, क्योंकि ये पुरानी हो गई होगी 60 लाख की, ठीक है, कि कंपनी के लिए ऑडिट अकाउंट्स कराना एक स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है, लाजमी आपने करनी है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए नहीं है। रजिस्ट्रेशन
पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरी नहीं है आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी चला सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी चला सकते हैं, दोनों तरह की चला सकते हैं, लेकिन कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है। वाइंडिंग अप, खत्म करना। A partnership firm can be wound up at any time by any partner if it is at will without legal formality. In the case of a company, no one member can require it to be wound up at will and winding up involves legal formalities. कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप करना बहुत आसान है अगर पार्टनरशिप एट विल है, वो फैसला करें आपस में, फर्म खत्म कर दें, उनको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंपनी है तो पहली बात तो एक अकेला शेयर होल्डर या मैं अकेला डिमांड नहीं कर सकता भाई कि आप कंपनी को वाइंड अप कर दें, खत्म कर दें, ये बात नहीं कर सकता। और अगर वाइंड अप करना भी है तो उसमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, यहां पे आके आपका एंड हो जाता है ये, इसलिए कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। टाइम तो हो गया है, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो फिर भी पूछ लें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे इसका। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्लीज अच्छी तरह रिवाइज कर लें। अगर आप अभी रिवाइज नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि एग्जाम में रिवाइज करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, आप भूल जाएंगे। सवाल आया है को ओनरशिप समझा दें। देखिए, को ओनरशिप और पार्टनरशिप तो हमने काफी डिटेल में देखा है कि को ओनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप क्या होती है। को ओनरशिप बेसिकली एक स्टेटस, इनहेरिटेंस, इन चीजों में होती है। देखिए, पांचों चीजों का होना जरूरी है तो पार्टनरशिप होगी, वो पांचों एलिमेंट्स जो आपने पढ़े। अगर उसके अलावा 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, मिलके एक सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, तो वो को ओनरशिप है। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं है, तो भी वो को ओनरशिप है। ठीक है, इस तरह के कोई भी काम करेंगे तो वो को ओनरशिप कहलाएगी, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप के लिए जरूरी है पांचों चीजें हो। फिर मजीद डिफरेंस हमने डिस्कस किए हैं को ओनरशिप के। सर बुक का आपने एमसी कुचल का कहा था, मगर सर क्या मैं सी यार, ये तो देखें बड़ा बेवकूफ़ वाला सवाल आप पूछ रहे हैं, ये तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर देना तो मैं जरूरी समझता ही नहीं। जो बुक मैंने कह दिया आप उससे पढ़ें, ये मेरी आपकी मर्जी, आप पढ़े ना पढ़ें उससे। मैंने रिकमेंड ये बुक करी हुई, आप जिससे चाहे पढ़ लें, आपकी मर्जी है भाई। आप अगर खुद अच्छे प्लानर हैं तो आप दूसरी बुक से पढ़ लें। मैं इससे पढ़ाता हूं तो मैंने हमेशा इसी से पढ़ा है। ठीक है, आप जिससे चाहे पढ़ लें, आपकी मर्जी है, आप खुद प्लानिंग कर लें, आप सिलेबस देख लें, जो भी चीजें देख सकते हैं आप प्लान कर लें। अब वो मेरा मसला थोड़ी है। बुक तो मार्केट में, आप क्या सीए की क्या बात कर रहे हैं, आप किसी की भी बुक से पढ़ लें, बुक्स तो मार्केट में बहुत आ रही हैं। तो ये हमारा मसला नहीं है, हम लोग एमसी कुचल, और आप कोई सी भी किताब उठा के देख लीजिएगा, उसने एमसी कुचल की समरी करी हुई होगी। आप भले सीए देख लें, जो भी देखना चाह रहे हैं आप देखें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, मैं एमसी कुचल से ही पढ़ाता हूँ, रिकमेंडेड बुक है आपकी, तो आप इसी से देख लें। चले जी, अल्लाह हाफिज, कोई सवाल नहीं है।